let's start our lesson number 2, personality measurements. Personality measurements and assessment procedures are useful in understanding a person. उसकी पर्सन को अंडरस्टैंड करने के लिए पर्सनैलिटी मेजरमेंट जो है, पर्सनैलिटी असेसमेंट के प्रोसीजर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. और इसमें क्या क्या आ सकते हैं? इंटरव्यूज़ आ सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस, रेटिंग स्केल्स, पर्सनैलिटी टेस्ट्स. कुछ जो हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, जैसे उसमें इंटरव्यूज़ की बात करें तो इंटरव्यू जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोसीजर इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट. इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट में. इंटरव्यूज़ जो हैं प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क पीपल फॉर देयर ओन डिस्क्रिप्शंस ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. लोगों से पूछा जाता है कि अपनी प्रॉब्लम की खुद डिस्क्रिप्शन जो है प्रोवाइड करें. इंटरव्यूज़ आल्सो अलाउ क्लिनिशियंस टू ऑब्जर्व इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ पर्सनस अपीयरेंस एंड नॉन वर्बल बिहेवियर. फिर इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो इंटरव्यू ले रहा होता है उसको अलाउ किया जाता है कि वो खुद भी ऑब्जर्व करे एक बंदे के अपीयरेंस को और उसके नॉन वर्बल बिहेवियर्स को. कुछ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें असेसमेंट इंटरव्यूज़ में ये दोनों चीज़ों में ये दोनों तरह के इंटरव्यूज़ में ये बात देखी गई है कि ये जो हैं ये बंदे के ऑब्जर्वेशंस खुद भी कर रहे होते हैं और उससे भी कहा जाता है कि वो अपनी डिस्क्रिप्शंस खुद प्रोवाइड करे. और इसमें ये भी है कि सम आर ओपन एंडेड भी होते हैं, कुछ नॉन डायरेक्टिव होते हैं, कुछ डायरेक्टिव होते हैं. जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें क्या होता है कि क्लिनिशियन जो होता है मस्ट आस्क ईच पेशेंट अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ डिटेल्ड क्वेश्चंस. उसके पास जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं उसमें एक लिस्ट दी होती है, उसमें डिटेल्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसका एक पेशेंट जो है, एक क्लाइंट जो है उसने आंसर करना होता है. और इन्फॉर्मेशन जो है इस तरह से बहुत सारी इकट्ठी की जाती है. और ये सारी इन्फॉर्मेशन किस लिए यूज़ की जाती है? टू मेक डायग्नोस्टिक डिसीजंस, कि डायग्नोज करना कि इस बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या कौन सा डिसऑर्डर इसके साथ है. तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी होते हैं. अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशंस में क्या होता है. ऑब्जर्वेशनल प्रोसीजर यूज़ किया जाता है. ऑब्जर्वेशनल स्किल्स प्ले इम्पोर्टेंट पार्ट इन द मोस्ट असेसमेंट प्रोसीजर्स. अब ऑब्जर्वेशन में क्या कि एक बंदा आया, उसको हम लोगों ने देखा, उसकी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया. समटाइम्स द थिंग्स वी ऑब्जर्व कन्फर्म द पर्सन सेल्फ रिपोर्ट. जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसने सेल्फ रिपोर्ट किया, वो उसके साथ मैच कर गई. और समटाइम ऐसा भी होता है कि ओवर्ट बिहेवियर जो है वो और तरह का हो और वो बंदा किसी और तरह का अपने बारे में बता रहा हो. ऑब्जर्वेशनल प्रोसीजर मे बी ईदर इनफॉर्मल और फॉर्मल. और इनफॉर्मल जो होता है उसमें वो ज़्यादातर क्वालिटेटिव होता है. तो ये ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ देखी गई है. अब हम आगे देखते हैं. रेटिंग स्केल्स हैं कुछ जो कि यूज़ किए जाते हैं. अब इन रेटिंग स्केल्स को देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. अ रेटिंग स्केल इज़ अ प्रोसीजर इन विच द ऑब्जर्वर इज आस्क्ड टू मेक जजमेंट दैट प्लेस द पर्सन समवेयर अलोंग अ डायमेंशन. रेटिंग स्केल में क्या होता है कि एक ऑब्जर्वर जो है वो जजमेंट बनाता है, प्लेस वो करता है कि ये बंदा जो है किस डायमेंशन के साथ अलोंग कर रहा है. रेटिंग्स कैन बी आल्सो मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग द इंटरव्यू. रेटिंग उसकी बेस पे भी बनाई जाती है कि जो एक इंटरव्यू के लिए डिटेल्स ली गई हैं जो कलेक्ट की जा रही थी इंटरव्यू के दरमियान में, उसकी बेसिस पे भी हो सकती हैं. रेटिंग स्केल्स आल्सो प्रोवाइड abstract descriptions of a person's behavior rather than a specific record of exactly what a person has done. ये हमें abstract जो डिस्क्रिप्शन होगी वो भी प्रोवाइड करें. स्पेसिफिक तो देंगे, ऊपर बात है कि स्पेसिफिक भी देते हैं. और ये सारा करने से क्या फ़ायदा होता है कि इंसान को टू वे प्रोसेस जो कर रहा होता है उसमें उसको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्पफुल होती हैं एक ह्यूमन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए. कुछ बिहेवियरल कोडिंग सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं. Rather than making adjustments about there, the person falls on a particular dimension. Behavioral coding system focus on the frequency of specific behavioral events. ये जो behavioral coding system है, ये behavioral events जो ख़ास frequency में हो रहे होते हैं उसके ऊपर फोकस करता है. Some adult clients are able to make a record and keep track of their own behavior. कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बड़े होते हैं, वो अपने बिहेवियर को एक ट्रैक पे रख सकते हैं, अपने बिहेवियर का रिकॉर्ड भी बना सकते हैं. और इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ मॉनिटरिंग, कि वो खुद को मॉनिटर कर रहे होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज. पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज प्रेजेंट एन एलेबोरेट पिक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल्स ओवरऑल पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग ट्रेड्स, characteristics, the tendency and the styles and there are thought to underlie behavior. अब ये पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज डेफिनेटली पर्सनैलिटी से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें होंगी, करेक्टरिस्टिक्स होंगी, ट्रेड्स होंगी, उसकी टेंडेंसी होगी, स्टाइल्स होंगे, वो सारी चीज़ें हमें बताएगी. और ये द क्वेश्चंस इन पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट की फॉर्म में सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं. दीज स्टेटमेंट्स आर द आइटम्स ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट. मैनी पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज आर अ वैल्यूएबल
अब मैनी इन्वेंट्रीज आर अवेलेबल सच एज, अभी भी हैं बहुत सारी इन्वेंट्रीज जो हैं उसमें, जैसे MMPI मैनी सोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। इसमें अब क्या होता है इसको देखते हैं। दिस टेस्ट वॉज डेवलप्ड इन 1940s एंड पब्लिश्ड इन 1943। 1940s में ये डिवेल्प हुआ और आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दिस टेस्ट it was published in 1943. After 3 years it was published. It is based on empirical approach, the collection and evaluation of data। जब वो empirical बेस उसकी देखी गई, उसके ऊपर सारी चीज़ें की गई। The individual is presented with the statements and answers have options like true, false and can't say। उसमें क्या था कि जो ऑप्शंस थे उसमें ये भी था, ट्रू फॉल्स भी यूज़ हो रहे थे, फॉल्स एंड कांट से भी यूज़ हो रहे थे। सम ऑफ द स्टेटमेंट्स फ्रॉम MMPI आर फॉलोइंग। आई क्राई ईजीली, मैं आसानी से रो सकता हूँ। आई एम हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम। आई बिलीव, आई एम बीइंग, ये इस तरह के स्टेटमेंट्स भी हैं इसके अंदर। MMPI consisted of 550 items। MMPI consisted of 10 clinical scales, meanings that it diagnoses people on 10 clinical disorders। इसमें 550 आइटम्स हैं, 10 क्लिनिकल स्केल्स हैं और इसमें ये कहा गया है कि 10 क्लिनिकल डिसऑर्डर्स को डायग्नोज कर सकते हैं। इट हैज़ गॉट 4 मीनिंग फॉर वैलिडिटी स्केल्स विच इंक्लूड LI scale, लियो and F scale, infrequency scale, K scale, the defensive scale, the can not say scale। ये इस तरह के स्केल्स जो इसके अंदर यूज़ हुए हुए हैं। They consisted of series of straightforward statements. The person being tested is typically required in indicate whether each statement is true or false in relation to the individual। उसमें ट्रू है, फॉल्स है, इस तरह की स्टेटमेंट्स जो बनाई गई और फिर उनके ऊपर काम किया गया। Some personality inventories are designed to identify personality traits in a normal population and more focus on others are focus on psychological problems। कुछ ने नॉर्मल जो पॉपुलेशन थी उन पे फोकस किया, कुछ ने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस किया। द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड पर्सनैलिटी इन्वेंट्री इन मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है और ये जो है पर्सनैलिटी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, आजकल भी इसको यूज़ किया जा रहा है मैंने। और ये इन्वेंट्री जो है अब करंटली इसका MMPI 2 जो है वो यूज़ किया जाता है। MMPI 2 जो है इज़ बेस्ड ऑन 567 स्टेटमेंट्स, पहले वाले में कम थी, इसमें ज़्यादा हुई हैं। और दैट कवर्स टॉपिक्स रेंजिंग फ्रॉम द फिजिकल कंप्लेंट्स एंड साइकोलॉजिकल स्टेट्स टू ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस एंड सोशल एटीट्यूड्स। इसमें ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंसेस को भी इंक्लूड किया गया है और बंदे के जो सोशल एटीट्यूड्स हैं उनको भी ऐड ऑन किया गया है। स्कोरिंग ऑफ MMPI 2 इज़ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव है। आफ्टर द रिस्पॉन्सेज टू ऑल क्वेश्चंस आर टोटल, सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको टोटल किया जाता है। द पर्सन रिसीव्स अ न्यूमेरिकल स्केल ऑन ईच ऑफ द 10 क्लिनिकल स्केल्स एज वेल एज 4 वैलिडिटीज़। तो इसमें क्या होता है कि टोटल को जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके रिस्पॉन्सेज हैं उनको टोटल किया जाता है, फिर आगे फर्दर उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है। MMPI नॉट ओनली डायग्नोसिस अ पर्सन ऑन 10 क्लिनिकल स्केल्स, ये सिर्फ क्लिनिकल स्केल्स के लिए ही नहीं है, बट इट आल्सो डिटेक्ट सोर्सेज ऑफ इंडिविजुअलिटीज़ लाइक लेइंग, केयरलेसनेस, डिफेंसिवनेस ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पोंडेंट। ये इनके ऊपर भी काम कर रहा है, सिर्फ उसकी क्लिनिकल जो 10 क्लिनिकल स्केल्स हैं उन्हीं को नहीं देखता। इट अटेम्प्ट्स टू प्रेजेंट ऑल इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोफाइल ऑफ स्कोर्स, प्रोफाइल ऑफ स्कोर्स की फॉर्म में दिया जाता है। और इसमें यह है कि दिस प्रोफाइल ऑफ स्कोर्स अक्रॉस ऑल 10 क्लिनिकल स्केल्स एंड 4 वैलिडिटी स्केल्स इज प्रेजेंटेड एज डेविएशंस फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन नॉर्म्स। द नॉर्मल स्केल स्कोर इज T स्कोर ऑफ 50, एनी स्कोर अबव 50 इज साइन ऑफ पैथोलॉजी। जो कट ऑफ इसमें बताया गया जो कट ऑफ स्कोर है 50 है, जो अगर 50 से अबव होंगे उसका मतलब ये होगा कि पैथोलॉजी है। अब हम कुछ प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट की बात करते हैं। साइकोएनालिटिक पर्सनालिटी थ्योरिस्ट्स हैव डेवलप्ड सेवरल असेसमेंट्स मेजर्स known as projective test. They include a variety of methods in which ambiguous stimuli such as picture of people, things are presented to a person who is asked to describe what he or she sees. Some of the most widely used projective tests are Rorschach blot test, TAT है, thematic perception test है, HTP है, host tree person test है, Rotter's incomplete sentence blank है जिसको RIS भी कहा जाता है। ये सारे टेस्ट जो हैं प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट में आ गए हैं और ये आजकल यूज़ किए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं TAT क्या है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है क्या।
इसमें ये है कि TAT कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ड्राइंग एंड दैट डिपेक्ट्स ह्यूमन फिगर्स इन वेरियस एम्बिगुअस सिचुएशंस। उसमें एक ड्राइंग है जो कि एम्बिगुअस सिचुएशंस हैं, वो क्लियर सिचुएशंस नहीं है, ह्यूमन फिगर्स को बताती हैं। और द पर्सन इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब द आइडेंटिटीज ऑफ पीपल इन द कार्ड्स एंड टू मेक अप अ स्टोरी अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग। एक जो इंडिविजुअल है उसको वो कार्ड दिखाया जाता है और उस कार्ड में उसको कहा जाता है कि आप ये बताएं कि क्या वाकया हो रहा है और पहले क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या होगा। ये चीज़ इसमें पूछी जाती है। 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि क्वेश्चंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रेलिवेंट होते हैं। मॉर्गन एंड मरे एट हार्वर्ड साइकोलॉजिकल क्लिनिक डेवलप्ड TAT। TAT में क्या है कि 31 कार्ड्स हैं, 30 विद पिक्चर्स ऑन दैम, 1 ब्लैंक कार्ड। 30 के ऊपर पिक्चर्स हैं और एक जो ब्लैंक कार्ड है। द पिक्चर card is shown in the to the subject and the therapist asks the subject to tell a dramatic story about the picture. उसमें ये कि उसको कहा जाता है एक स्टोरी क्रिएट करे जो उसको फील हो रहा है कि वहाँ पे क्या है, किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, पहले क्या था, फ्यूचर में क्या होगा, ये सारी चीज़ें। द इंस्ट्रक्शंस टू ऑफ द टेस्ट बिगिन। दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, 1 फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। ये इमेजिनेशन की तरह का एक टेस्ट है आपकी, और ये एक इंटेलिजेंस की किस्म का टेस्ट है। और इसमें ये भी कहा जाता है कि इस पर कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो आपको फील हो रहा है वही आप इस पर स्टोरी में मेंशन करते जाएं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं RISV। दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज अनफिनिश्ड सेंटेंसेस दैट पीपल आर आस्क्ड टू कंप्लीट। एक सेंटेंस जो है वो अनफिनिश्ड सेंटेंस होता है, उसमें ये कहा जाता है बंदे से कि आप इसको कंप्लीट करें। और यूजली कंसिडर अ गुड स्प्रिंग बोर्ड टू एक्सप्लोर पिन पॉइंट एरियाज जो हैं उसके इंडिविजुअल लाइफ के। कुछ में प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेलिवेंट भी हो सकते हैं। और इसमें जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर इस किस्म के होते हैं। आई विश, माई फादर इज़, गर्ल्स आर, होम इज़ प्लेस। दिस टेस्ट एक्सप्लोर्स द इंडिविजुअल सोशल फैमिलीज जर्नल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। इसमें क्या होता है कि 40 आइटम्स होते हैं जो कि इनकम्प्लीट फॉर्म में सेंटेंसेस होते हैं और उनको कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। और वो जो इंटरव्यूअर होता है वो इंटरव्यू से कहता है कि जो क्लिनिकल थेरेपिस्ट होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, वो जो क्लाइंट है, पेशेंट है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि इन सारे अनकम्प्लीट जो अनफिनिश्ड सेंटेंसेस हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें। और इसका जो स्कोरिंग प्रोसीजर है वो क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। नेक्स्ट टेस्ट इज़ HTP, हाउस ट्री एंड पर्सन टेस्ट। दिस इज़ अ टेस्ट विच टेल्स अस अबाउट द इवेल्युएशंस ऑफ ड्राइंग्स बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड शेप ऑफ द ड्राइंग्स, solidity of pencil line, locations of the drawing on the paper, the size of the figure, features of the figures, use of the background and comments made by the respondent during the drawing test. इसमें ये है कि जो एक बंदा है उसको एक पेपर दिया जाता है, पेपर में कहा उस पेपर पेंसिल दिया जाता है, उसे कहा जाता है कि आपने एक पिक्चर ड्रा करनी है HTP की, हाउस ट्री पर्सन की। और इसमें ये है कि जो वो लाइन लगा रहा है, जो लोकेशन को यूज़ कर रहा है, साइज़ क्या है फिगर का, और फीचर्स क्या हैं फिगर्स के, बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें। और वो उसके बारे में उससे पूछा जाता है कि ये कौन है, ये आपका क्या लगता है, इसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, ये आपको कैसा लगता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है इंडिविजुअल से पूछे जाते हैं। द होस्ट रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर हाउस बनाएगा तो उससे ये होगा कि उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का पता चलेगा। ट्री बनाएगा ईगो डेवलपमेंट का पता चलेगा। पर्सन बनाएगा तो सेल्फ परसेप्शन का पता चलेगा। तो हर एक की जो इवेल्युएशन है, हर एक की जो हम कह सकते हैं कि जो की पॉइंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं और उसकी बेस पे उसकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। अब हम लोगों ने इसके बारे में बात की, देखते हैं थोड़े से इसके एडवांटेजेस के बारे में कि प्रोजेक्टिव टेस्ट में उनके एडवांटेजेस क्या हैं। सम पीपल मे फील मोर कंफर्टेबल टॉकिंग इन एन अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन दैन दे वुड इफ दे वर रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और कंप्लीट लेंथी MMPI। मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा उन्हें लग रहा होता है कि ये कुछ मतलब कंफर्टेबल नहीं होता, ज़्यादा कंफर्टेबल कि अगर अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन में उन्हें बिठा दिया जाए तो फिर उसमें वो ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट कैन प्रोवाइड एन इंटरेस्टिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्सनस यूनिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत अच्छा है और ये जो एक इंडिविजुअल का यूनिक व्यू है वर्ल्ड के बारे में, उसके से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन का एक बिग सोर्स है और लेटेस्ट रिसर्चेस में भी यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट इसको यूज़ कर रहे हैं एवरीडे लाइफ में प्रॉब्लम्स को असेस करने के लिए। और इसमें ये भी है कि एंड कैन बी यूजफुल सप्लीमेंट टू इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड विद अदर असेसमेंट टूल्स। किसी और असेसमेंट टूल के साथ भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। टू वट एवर एक्सटेंड अ पर्सनस रिलेशनशिप विद अदर पीपल आर गवर्न्ड बाय अनकॉन्शियस कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट। प्रोजेक्टिव टेस्ट में प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट कांट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डायरेक्ट इंटरव्यूज एंड मेथड्स आर ऑब्जर्वेशनल प्रोसीजर्स। अब हमें ये जो टेस्ट हम इसकी बात करते हैं कि ये जो
टेस्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, वो जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं उतनी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑब्जर्वेशंस में भी नहीं आ रही होती, एक जो इंटरव्यू लिया जा रहा है उसमें भी नहीं आ रही होती, और ये तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब इसका हम यही कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा सोर्स है इन्फॉर्मेशन देने का एक इंडिविजुअल के बारे में। अब बात एडवांटेजेस की होगी तो उसके साथ ही कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। इसमें क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन, लेक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। कि इसमें क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन जो है उसकी कमी भी हो सकती है कि वो भी प्रॉपर से ना किया गया हो, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन उतनी अच्छी ना की गई हो, लिटिल इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन विच टू बेस कंपेरिजन टू नॉर्मल अडल्ट्स, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा ना दी गई हो। सम प्रोजेक्टिव प्रोसीजर्स सच एज रोशा कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकते हैं, और कुछ जो है रिलायबिलिटी जो स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन की वो लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है, क्योंकि उसमें बाइसनेस आ सकती है। मैनी सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज जो है, रेटिंग स्केल्स, बिहेवियरल कोडिंग सिस्टम्स जो हैं ये डिज़ाइन किए जाते हैं असेसमेंट ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप, फैमिली सिस्टम्स के लिए। और ये भी देखा जाता है कि जहाँ पे एक चीज़ के फ़ायदे हैं वहाँ पे दूसरी तरह अगर देखा जाए तो लेंथी है तो उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग होगी, उसके कुछ नुकसानात भी होंगे। यहाँ तक हमारा लेसन नंबर 2 था। अब हम लेसन नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लेसन नंबर 3